डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 4, जिसमें हम आप लोग को सोशल साइंस के जियोग्राफी के पार्ट 2, भूगोल के आप लोग को पार्ट 2 का क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें हम आप लोग को 41 से लेकर 80 तक प्रश्न बताएंगे, यानी इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन को हल करेंगे और बताएंगे। मोस्ट PBI है, आप लोग को एग्जाम में आएगा। इससे पहले हम आप लोग को 1 से 40 तक क्वेश्चन को सोल्व करा दिए हैं पार्ट 3 में। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जब वीडियो प्रीमियर चलता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना जवाब देते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी आप लोग को 41 नंबर प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोग को। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? कपास उत्पादन जब होता है तो एक गांठ बनाया जाता है, तो वो कितना किलोग्राम का लगभग होता है? तो होता है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए 170 किलोग्राम का, यानी 170 kg का एक गांठ बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 41 के ए हो गया। चलिए 42 नंबर, आप लोग जवाब देते रहेगा। अगर आप लोग प्रीमियर देख रहे हैं वीडियो तो जवाब देते रहिएगा लाइव चैट में। अगर आप लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कोई क्वेश्चन के लिए, बाकी आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए दिया गया है 42 का, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? मतलब जूट कहाँ पे अधिक होता है या सर्वाधिक होता है? तो ये होता है आप लोग को पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 42 का बी हो गया। चलिए 43 नंबर देखिए दिए गए आप लोग को, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? पाला रहित मतलब जाड़े का मौसम रहना चाहिए, मतलब कितना दिन कपास खेती के लिए तो ये बताना है आप लोग को कितना दिन रहना चाहिए। तो आप लोग नहीं जानते, जान लीजिए 210 दिन, जो कि ऑप्शन आप लोग को ये देखिए। हालांकि 200 दिन कहा गया है, मतलब लगभग 200 दिन होने चाहिए, लेकिन 200 के करीब में 210 दिन आ रहा है तो 210 दिन हो जाएगा। तो आप लोग NCERT बुक पढ़ते होंगे तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। चलिए 44 नंबर दिए गए आप लोग को, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? अग्रणी है मतलब आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप लोग को नहीं पता होगा तो आंध्र प्रदेश जान लीजिए, तंबाकू में सबसे आगे है, अग्रणी है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 44 का बी हो गया। चलिए 45 नंबर यहाँ पे देखिए, 45 नंबर कह रहा है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला कहिए तो आप लोग समस्तीपुर जो जिला है ये तंबाकू क्षेत्र में उत्पादन में मतलब सर्वाधिक है। ये इस जिला से तंबाकू सबसे अधिक निकलता है, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 45 का सी हो गया। चलिए 46 नंबर देखिए दिए गए आप लोग को, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? मतलब सिल्क का किस्म नहीं होना चाहिए, तो कौन सा है? 3 को जो प्रकार है सिल्क का ही प्रकार है, एक जो है सिल्क का प्रकार नहीं है। तो केसर जो है आप लोग को सिल्क का प्रकार नहीं है, बाकी जो है ईरी, मूंगा, मलबरी ये सिल्क का प्रकार है, लेकिन केसर जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी केसर जो है सिल्क का प्रकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। चलिए 47 नंबर दिए गए, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत मतलब देखिए, उत्तर भारत कहेगा तो उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 47 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? तो ये है आप लोग को कोयम्बटूर में, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 48 का सी हो गया। चलिए 49 नंबर देखिए, 49 नंबर दिया गया है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला, इसको याद रखिएगा, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला जो है कहाँ है? तो ये है आप लोग को लखनऊ में, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा, लखनऊ। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद रखना जरूरी है। 49 का बी हो गया। 50 देखिए, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो ये है आप लोग को जनसंख्या। मतलब सस्य मतलब गहनता मतलब खेती बाड़ी की जो होता है, मतलब अच्छा से कौन क्या करने से मतलब उस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग को जनसंख्या इसका आंसर हो जाएगा। जो पिछले वीडियो में भी बताए हैं वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए सिंचाई, मान लीजिए अगर सिंचाई कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए तो खेती मतलब क्या होगा, इधर उधर हो सकता है, खेती कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो ये भी आप लोग को संबंध बनाया हुआ है एक दूसरे से, सस्य और किसी सिंचाई से। यांत्रिकरण, मान लीजिए यंत्र से खेती करेंगे तो अच्छा से थोड़ा होगा, अच्छा मतलब गहनता रहेगा, खेती अच्छा से होगा। कीटनाशक का उपयोग करेंगे इन दवाई का
तो ये सब का सब क्या करेगा, मतलब खेती को बढ़ाएगा, फसल को मतलब उपज ज़्यादा कराएगा। लेकिन जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है इसका, जनसंख्या से कोई संबंध नहीं है। अब कहिए कैसे? जैसे मान लीजिए अभी हम लोग अपने घर में रह रहे हैं 10 लोग, तो 10 लोग रह रहे हैं अपने घर में, तो 10 लोग के कारण मान लीजिए मेरे खेत में होता है 2 बोरी अनाज। अगर मेरे घर में रिश्तेदार लोग आ जाए और सब लोग मिलाकर हो जाए 30 लोग, 30 लोग होने के बाद खेत में क्या 1 बोरा होगा? नहीं ना, मतलब खेत में 2 बोरा ही होगा। मतलब जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है खेती का, यानी ऑप्शन में आप लोग को सी हो जाएगा। तो 50 का सी हो गया। चलिए 51 नंबर देखिए दिए गए हैं आप लोग को, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु की फसल को कहा जाता है आप लोग को खरीफ फसल, जो कि ऑप्शन में आप लोग को बी हो जाएगा। 51 का आप लोग को बी हो गया, खरीफ फसल कहा जाता है, ये जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक ना। चलिए 51 का बी हो गया। 52 देखिए दिए गए आप लोग को, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का प्रभाव जो पड़ा है आप लोगों को, मतलब हरित क्रांति होने से मतलब कौन सा फसल सबसे अच्छा हुआ है? हरित क्रांति 1969 में हुआ था, मतलब सबसे पहला स्टेप जो लिया गया था हरित क्रांति का पहला चरण। तो ये को कौन सा मतलब फसल जो हो गया है, मतलब बहुत अच्छा खासा हो गया था, वो गेहूँ। हरित क्रांति से कौन सा फसल अच्छा हो गया है? गेहूँ। चलिए तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 52 का सी हो गया। 53 देखिए, दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल से क्या प्राप्त होता है? आप लोग जानते ही होंगे, दाल से प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 53 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 54 देखिए, 54 नंबर का है, अनानास उत्पादन में अग्रणी है। मतलब अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, मतलब आगे है? तो अनानास उत्पादन में मेघालय जो है आप लोग को आगे है, यानी ऑप्शन आप लोग को ये हो जाएगा मेघालय। 55 नंबर देखिए, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन तो धान का लगभग कितना होता है? तो ये आंकड़ा बिल्कुल हम गलत बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो जनगणना हुआ है 2011 के अनुसार, ये आप लोग को जनगणना ही बताएगा। लेकिन अभी जो आप लोग को 2021 और 22 चल रहा है मान लीजिए, तो आप लोग को समझ रहे हैं आंकड़ा बदल ही गया होगा, तो इसलिए हम इसका गलत बताएंगे। लेकिन जो NCERT बुक में है उसका कम से कम सही हो जाएगा। लेकिन अभी के आंकड़ा से अनुमान मत लगाइएगा, अभी बढ़ गया होगा, ठीक। तो 55 का आंसर आप लोग को हो जाएगा 9 करोड़ टन। धान का जो वार्षिक उत्पादन हो गया है 9 करोड़ टन, लेकिन अभी के लिए ज़्यादा ही है, मतलब 9 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग को ये हो जाएगा। चलिए देखिए 56 नंबर देखिए दिए गए हैं, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? चावल उत्पादन बताना देश के प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है 4 बीघा, ठीक। तो आप लोग बताना है प्रति हेक्टेयर मतलब उत्पादन कितना है देश में। तो ये NCERT बुक में बताया गया है आप लोग को 1990 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब या मतलब कहिए लगभग 2000, मतलब 2 क्विंटल कह दीजिए, नहीं तो 2000 किलो कह दीजिए, नहीं तो 1990। चलिए 2000 के करीब में है, मतलब 2 क्विंटल के करीब में है, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 56 का बी हो गया। 57 देखिए, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा उपयुक्त है, मतलब वर्षा कितना होना चाहिए? तो आप लोग धान की खेती के लिए मतलब पानी ज़्यादा चाहिए आप लोग को, ये तो कन्फर्म पता है। तो पानी ही चाहिए, मतलब पानी में बूढ़ा होना चाहिए, पूरा तरह से नहीं, मतलब थोड़ा बहुत पानी खेत में रहना ही चाहिए। तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में ये रहेगा अगर वर्षा, तो धान की मतलब जो उपज है यानी पैदा है बहुत अच्छा होता है, खेती अच्छा होता है। 57 का डी हो गया। 58 देखिए, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो ये आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा 7 करोड़ टन से ऊपर, यानी ऑप्शन में आप लोग को बी हो जाएगा। 58 का बी हो गया। चलिए, हालांकि इसका भी आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ गया है देश में, हालांकि आंकड़ा अभी वाला तो आया नहीं है, तो इसलिए पुराना वाला ही आप लोग याद रखिए 7 करोड़ टन से ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 59 देखिए, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? यहाँ कितने गांठ बताना है आप लोग को, तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा 185 लाख गांठ है, यानी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा डी। तो यानी आप लोग को 59 का डी हो गया। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो गेहूं मतलब जो प्रति हेक्टेयर बता रहे हैं, मान लीजिए प्रति हेक्टेयर मतलब 4 बीघा में गेहूं सर्वाधिक होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है, अनुमान के द्वारा बताया गया है, ये 2800 किलोग्राम, मतलब लगभग 3 क्विंटल से कम होगा ये प्रति हेक्टेयर। बात समझ रहे हैं ना? सॉरी क्विंटल नहीं, मतलब 3 टन बता रहे हैं, 3 टन होगा, नहीं तो क्विंटल में अगर कहना होगा तो 28 क्विंटल होता है, ठीक ना, 28 क्विंटल की, ठीक। ऐसे किलोग्राम में तो 2800, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 60 का बी हो गया। चलिए 61 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए 61 नंबर प्रश्न आप लोग को कह रहा है,
गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है अभी कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2800 क्विंटल। ठीक, 28 क्विंटल हो सकता है, ठीक ना, 28 क्विंटल। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को मतलब 28 क्विंटल हो जाएगा, यानी लगभग 3 टन से थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन अभी जो आंकड़ा है देश का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना हो रहा है, तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2750, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो गया, यानी 61 का सी। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए ये आप लोग को सटीक याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। तो इसका आंसर आप लोग को तो होता है 3 से 6 मीटर। कॉफ़ी के मतलब जो पौधा होता है, कॉफ़ी का पौधा मतलब कहवा, याद रखिए, कहवा के पौधा, कहवा 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 के पौधा होना चाहिए। ठीक, तो कहवा के पौधा से ही कॉफ़ी प्राप्त होता है। तो इसकी ऊंचाई कितना होता है? तो 3 से 6 मीटर, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 62 का बी हो गया। चलिए 63 देखिए, पकते समय गेहूँ फसल के लिए आदर्श तापमान, मतलब जब गेहूँ पकता है तो उस समय तापमान कितना होना चाहिए, मतलब वातावरण कितनी गर्मी रहनी चाहिए? तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सीधा सीधा डी हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए 63 का आप लोग को डी हो गया। 64 नंबर देखिए, यहाँ पे आप लोग को 64 नंबर दिए गए हैं नीचे में, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए मान लीजिए 75 सेंटीमीटर से वर्षा कम हुआ है, मतलब कम वर्षा, 100 सेंटीमीटर से कम होता है मतलब खेती के लिए जहाँ कम वर्षा, तो कम वर्षा पर कौन सा मतलब कैसा खेती कहलाएगा? तो आप लोग नहीं जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को शुष्क कृषि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुष्क कृषि। ठीक, 64 का बी हो गया। चलिए 65 नंबर देखिए, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मतलब कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी है, काली मिट्टी पे कपास ज़्यादा होता है, ये होता है आप लोग को महाराष्ट्र में सबसे अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 65 का बी हो गया। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए दिए गए हैं, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? मतलब गन्ना की खेती करना है, मान लीजिए गन्ना मतलब ईख, मतलब ऊख भी कितना लोग बोलता है, तो ईख की खेती के लिए तापमान कितना सही होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ईख तैयार हो जाए, मतलब आदर्श माना जाएगा ईख की खेती या पैदावार अच्छा हो सकता है। तो ये तापमान आप लोग को है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक, तो 66 का बी हो गया। चलिए यहाँ पे 67 नंबर देखिए, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा कहा जाता है किस क्षेत्र को? तो ये कहा जाता है आप लोग को गोरखपुर देवरिया, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक, भारत का क्यूबा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। 67 का डी याद रखिएगा। 68 देखिए, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय, चीनी किस्म का चाय मतलब चाय का एक प्रकार है चीनी किस्म। जैसे मान लीजिए बहुत प्रकार का चाय होगा, तो चीनी किस्म का भी प्रकार होता है चाय का। तो कह रहा है उस चाय को क्या कहा जाता है? तो उस चाय को आप लोग बोही कहा जाता है। क्या? बोही, इसको याद रखिएगा, बोही कहा जाता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी। 68 का बी हो गया। चलिए 69 नंबर ध्यान दीजिए, 69 कह रहा है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? मतलब कहाँ की चाय को सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा चाय माना जाता है? तो आप लोग इसका आंसर नहीं जानते तो जान लीजिए, होगा दार्जिलिंग, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी। दार्जिलिंग का जो चाय होता है सबसे अच्छा होता है। मतलब देखिए चाय आप लोग पीते ही होंगे, बहुत अच्छा प्रकार का होता है। मतलब कहने का मतलब, अब मान लो लीजिए आप लोग खुला चाय खरीदेंगे, मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी वाला, तो चाय आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा ब्रांडेड खरीदिए, टाटा चाय खरीदिए, मोहिनी चाय खरीदिए, या उससे भी महंगा चाय आता है वो सब खरीदिए, या आप लोग को दार्जिलिंग का जो चाय है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है, सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है। यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 69 का बी हो गया। चलिए 70 नंबर देखिए दिए गए हैं, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीड़ा पालन मतलब क्या कहता है? तो ये आप लोग को कहलाता है सेरीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मधुमक्खी पालन की एपीकल्चर, मत्स्य पालन का पीसीकल्चर कहलाता है। ठीक, तो उसी रेशम पालन जब होता है, रेशम के कीड़ा के पालन को अगर रेशम प्राप्त किया जाता है तो वो सेरीकल्चर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। चलिए 71 नंबर देखिए, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आप लोग को झूम कृषि को। कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 71 का ए हो गया। चलिए इसको याद रखिएगा। 72 नंबर देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है?
मतलब भारत के अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? मय आधार माना गया है आप लोग को कृषि को, यानी कृषि का मय आधार, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। तो 72 का ये हो गया। चलिए 73 देखिए, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? मतलब कैसा काम करना मतलब ज़्यादा प्रधानता है माना जाता है? अच्छा ठीक, तो ये आप लोग को जीवन निर्वहन कृषि, यानी जीवन निर्वहन मतलब देखिए कृषि, भारत में कृषि भी होता है, नकदी फसलों का बहुत कम कृषि होता है। लोग मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब खाने के लिए भी दुख यहाँ पे हो जाता है, यानी अपने जीवन निर्वाहन करने के लिए, जीवन जीने के लिए बस खाने वाला फसल उगाता है ज़्यादातर। जैसे धान गेहूँ क्या है? जीवन निर्वहन कृषि है, मतलब हम लोग खाने के उद्देश्य से बोते हैं, बेचने के उद्देश्य से नहीं। जैसे मान लीजिए ईख, चाय की खेती करेंगे तो क्या हम लोग खाने के उद्देश्य से करेंगे? ये नहीं ना कि हम लोग रोप देते हैं चाय, चलिए हम लोग चाय तोड़ कर डेली लाएंगे और बनाते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, ऐसा नहीं ना है। चाय के उद्देश्य जो होता है बेचने के उद्देश्य से ही बनाते हैं। ईख मान लीजिए कितना हम लोग खाएंगे, 2, 4, 40, 50, 30, 20 जितना खाइए उतना खाएंगे। बाकी सब तो बेचने के उद्देश्य से, या मतलब ये गुड़ बनाने के उद्देश्य या चीनी बनाने के उद्देश्य से ही हम लोग करते हैं। तो सीधा इसके आंसर आप लोग को ईख। और जैसे मान लीजिए और भी कुछ कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी पीने खाने के उद्देश्य से नहीं रोपाया जाता है, ये बेचने के उद्देश्य से। नकदी फसल रबड़ है, रबड़ अपने यूज में लाते हैं। चलिए हम लोग रबड़ का मान लीजिए हम लोग कपड़ा में इस्तेमाल करेंगे ताकि मतलब बैलून जीन्स बनेगा, बहुत सारा नहीं। रबड़ क्या करते हैं, रबड़ बेचने के उद्देश्य से हम लोग खेती करते हैं। लेकिन धान गेहूँ क्या खाने के उद्देश्य से, ज़्यादातर बेचने के लिए बहुत कम ही लोग करते हैं। जिसके ज़्यादा खेत है या ज़्यादा ज़मीन है वही सिर्फ बेचने के उद्देश्य से करता है। चलिए तो आप लोग को जीवन निर्वहन कृषि है भारत में ज़्यादातर, तो यानी 73 का आप लोग को ये हो जाएगा। 74 देखिए, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? मतलब गेहूं ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पे, तो आप लोग गेहूं जान लीजिए कहाँ नहीं होता है ज़्यादा। तो 74 का आप लोग को आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जो है गेहूं नहीं अच्छा होता, मतलब अच्छा क्या मतलब ज़्यादातर गेहूं नहीं होता है, या वहाँ के लोग नहीं करते हैं, बहुत कम खेती करते हैं गेहूँ का, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। 74 का सी हो गया। 75 देखिए, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? मतलब धान का सिंचित क्षेत्र जो अधिक मिलता है कहाँ पे? तो ये आप लोग को तमिलनाडु में ही मिलता है धान का सिंचित क्षेत्र, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। देखिए धान उत्पादन अगर कहेगा तो धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है, चाहे कौन सा राज्य आगे है, तो पश्चिम बंगाल में टिक कीजिएगा, ठीक। लेकिन जब कहेगा सिंचित क्षेत्र, धान के सिंचित क्षेत्र, तो वो तमिलनाडु मारिएगा, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 75 का बी हो गया। 76 देखिए, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो ये होता है आप लोग को महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। तो 76 का ये हो गया। चलिए 77 देखते हैं। 77 नंबर कह रहा है, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहन किस फसल के लिए घातक होता है? जैसे मान लीजिए अधिक वर्षा मतलब यहाँ पे अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग मतलब अधिक दिन तक मान लीजिए कोई वर्षा ही नहीं हुआ है, तो किस फसल के लिए घातक मतलब कौन सा फसल के लिए खराब माना जाएगा? मान लीजिए बारिश नहीं हो रहा है, तो कौन सा फसल बर्बाद हो सकता है बारिश के अभाव में? कपास की तो नहीं, तो चाय आप लोग को हो जाएगा इसके आंसर, यानी 77 का आप लोग को सी। क्योंकि देखिए आप लोग को मतलब चाय की खेती के लिए 2-4 दिन पे हमेशा बारिश होना चाहिए। मतलब चाय का अगर खेती किए हैं अधिक दिन तक बारिश नहीं हुआ तो आप लोग को चाय की खेती बर्बाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा चाय। और हाँ, आप बहुत लोग सोच रहे थे धान, देखिए धान के लिए पानी आवश्यक है लेकिन वर्षा नहीं, मतलब वर्षा जरूरी नहीं है। अब चाहे पानी आप नहर से डाल दीजिए, मोटर से डाल दीजिए, या मतलब कोई भी व्यवस्था से डाल दीजिए, धान तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन बारिश का होना जरूरी है किसके लिए? तो चाय की खेती के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 77 का सी हो गया। 78 देखिए, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? यानी ढलान भूमि चाहिए। किस फसल मतलब कौन सा फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है? ढलान भूमि पर वो फसल अच्छा होता है। तो ये आप लोग कहवा का जो पौधा होता है 3 से 6 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, 3 से 6 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और कहवा के बीज से कॉफ़ी बनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो कर्नाटक सबसे आगे है, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को कहवा हो जाएगा। कहवा के लिए मतलब ढालू भूमि रहना चाहिए, कहवा से कॉफ़ी बनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। 78 का आप लोग को सी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 79 नंबर दिए गए आप लोग को, कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है? मतलब जूट वहाँ पे ज़्यादा होगा तो जूट क्षेत्र कहलाएगा, तो ये पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 79 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 80 नंबर देखिए, यानी इस वीडियो को लास्ट प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो
10वीं की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में हम जितना हो सके उतना हेल्प कर सके। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से, या आप लोग मेरे दिए गए नंबर पे आप लोग को कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। अपना मतलब कॉल मत कीजिएगा, मैसेज नहीं कीजिएगा, और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिएगा। आपको पूरा तरह से ग्रुप में ज्वाइन करके हेल्प पहुंचाती रहेंगे। चल देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में बताना है, यानी साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कौन सा राज्य मतलब गन्ना उत्पादन में है? तो ये है आप लोग को महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन में आप लोग को सी हो जाता है, 80 का सी हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।